हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस पहली बार कब मनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च या 12 मार्च। आप इसमें से ये पहली बार काट दीजिए और रखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में पहली बार के लिए दूसरा क्वेश्चन शायद मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे पहली बार ये कब मनाया गया। फिलहाल आप ये क्वेश्चंस इस टाइप से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, और आपके ऑप्शंस हैं 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च या 12 मार्च, और इसका आंसर है 10 मार्च। थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया। ठीक है, आप देख सकते हो 10 मार्च 2022 को महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि पहली बार कब मनाया गया। 2021 में ही इसकी घोषणा हुई थी, 2022 से मनाया जा रहा है, पहली बार 2022 में मनाया गया। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करने के बाद पहली बार इस दिन का आयोजन किया गया और इसे मनाया गया। इसका उद्देश्य महिला न्यायाधीशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योगदान को पहचानना है। यह दिवस उन महिलाओं और लड़कियों को विशेषज्ञ बनाता है जो इस समुदाय में जज और लीडर बनने में महत्वाकांक्षा रखती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विमेंस को एम्पावर करता है ये जस्टिस देने में और उन्हें की एक अहम भूमिका निभाने में कोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉच स्टेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, स्कॉच अवार्ड पर में शीर्ष जो फर्स्ट अवार्ड है वो किसने स्टेट ने जीता है? आपके ऑप्शंस तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो आप मुझे मतलब आप आंसर सोच लीजिए, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर से ये आंध्र प्रदेश को ही मिला है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने बरकरार रखा है शीर्ष स्थान। आप जगनमोहन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के CM देख सकते हो। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर जबकि उड़ीसा तीसरे स्थान पर। इसके अलावा गुजरात चौथे स्थान पर, महाराष्ट्र पांचवें और तेलंगाना छठे स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश ने पुलिस और सुरक्षा, कृषि, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्कॉच अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शंस हैं श्रीसंत, रोहित शर्मा, सन्नी रामदीन, शेन वॉर्न। ठीक है, आपने आई होप इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है, इसका राइट आंसर है श्रीसंत। श्रीसंत ने अभी हाल ही में रिटायर होने की घोषणा की है सभी फॉर्मेट से। और इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, रोहित शर्मा तो आपको पता ही है तीनों फॉर्मेट में कप्तान बन गए, और सन्नी रामदीन जो कि ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे, इनका निधन हो चुका है हाल ही में। और शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। संभावित इनकी जो रीजंस हैं, डेथ कॉज है, तो वो हार्ट अटैक बताई जा रही है। चलिए अब श्रीसंत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रीसंत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं।
मार्च 2022 में श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 57 और 75 विकेट लिए। उन्होंने 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए हैं। बीसीसीआई ने अगस्त 2013 में स्पॉट फिक्सिंग कांड के बाद अजीत चंदीला और अंकित चौहान के साथ श्रीसंत पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मा ऑन बोर्ड का विमोचन हाल ही में किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं ये आत्मकथा है आत्मौन, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं उद्धव ठाकरे, नरेंद्र मोदी, शरद पवार या फिर देवेंद्र फडणवीस। और इसका आंसर होगा शरद पवार ने इस आत्मकथा को लॉन्च किया है। आत्मकथा जो यहाँ पे छूट गया, आत्मकथा ऑन बोर्ड, ठीक है, आत्मकथा ऑन बोर्ड, तभी मैं कंफ्यूज था। आत्मकथा ऑन बोर्ड इस आत्मकथा का नाम है, ठीक है। रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है ऑन बोर्ड। इसका विमोचन किया है शरद पवार ने मार्च 2022 में। एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। सेठी मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा करने के बाद बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने। एमसीए, बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपनी तरह के पहले आर्गन 40 वितरण का परीक्षण किया है, तो ये पूछ रहे हैं किसने किया है। और आपके ऑप्शंस हैं क्या नासा, ग्लोनोस, इसरो या फिर स्पेसएक्स ने। तो इसका राइट आंसर है इसरो ने। न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर से किया गया पहला परीक्षण, ठीक है। इसरो के अनुसार चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने कमजोर चंद्र एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 के वैश्विक वितरण का अपनी तरह का पहला परीक्षण किया है। चेस 2 चंद्रयान 2 मिशन पर एक क्वाड्रपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ये परीक्षण चंद्र एक्सोफिरिक प्रजातियों की गतिशीलता के साथ साथ रेडियोजेनिक गतिविधियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है। तो आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आर्गन 40 ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और आपके ऑप्शंस हैं किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं इसको बेचने के लिए, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट से, रिलायंस इंडस्ट्रीज से, अडानी ग्रुप से या इनमें से कोई नहीं। तो आपने आई होप इसका आंसर सोच लिया होगा। आपको अगर इसका आंसर पता होगा तो इसका राइट आंसर है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट से, ठीक है। न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। NINL यानी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट को बेचने के लिए सरकार ने SPA पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने कर्ज में डूबी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में बेचने के लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के साथ एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के अगले और अंतिम चरण में उड़ीसा में स्थित संयंत्र को टाटा समूह की कंपनी को सौंप दिया जाएगा। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड 4 CPSC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और 2 राज्य PSC का एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम का प्रायोजक कौन बना है, मतलब उसको कौन एडवर्टाइज करेगा। आपके ऑप्शंस हैं डाबर, इन्फोसिस, ICICI या फिर HDFC, ठीक है। और इसका आंसर है इन्फोसिस। चलिए न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
इन्फोसिस बना इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक। इन्फोसिस और इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम ने एक बहुवर्षीय परिवर्तनकारी सहयोग की घोषणा की है। यह इन्फोसिस को ITHF का आधिकारिक डिजिटल इनोवेशन पार्टनर और संगठन के वार्षिक ATP टूर टूर्नामेंट का शीर्षक प्रायोजक बनाता है। इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन और निरंतर जुड़ाव के लिए इन्फोसिस टेनिस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगा। इन्फोसिस के CEO सलील पारेख हैं। ठीक है, आई होप ये न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NARCL में ICICI बैंक ने कितनी हिस्सेदारी के लिए निवेश किया है? आपके ऑप्शन हैं 5, 7, 8 या फिर 9। ठीक है, तो इसमें 5% ICICI बैंक ने 5% हिस्सेदारी के लिए निवेश किया है। और NARCL की अगर हम बात करें, NARCL की फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। NARCL में 5% की हिस्सेदारी हासिल करेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में एक समझौते निवेश पर हस्ताक्षर किए हैं। NARCL एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसे 2021 में नियमित किया गया था। बैंक NARCL में 5% तक इक्विटी होल्डिंग का अधिग्रहण करेगा, जिसमें किस्तों में 137.5 करोड़ तक कुल नगद राशि होगी। इक्विटी निवेश किस्तों में होगा, जिससे पहली किस्त 31 मार्च 2022 तक दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने NFRA प्रमुख किसे नियुक्त किया है? और आपके ऑप्शंस हैं विनीत जोशी, अजय भूषण पांडे, T राजा या के राघवन। और इसका आंसर है, राइट आंसर है अजय भूषण पांडे। थोड़ा सा जान लेते हैं न्यूज़ के बारे में। सरकार ने किया अजय भूषण पांडे को NFRA प्रमुख नियुक्त। सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के ये IAS अधिकारी हैं पांडे जी, अजय भूषण पांडे। फरवरी 2021 में राजस्व सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। राजस्व सचिव बनने से पहले वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे। ठीक है, UIDAI आपको पता ही होगा, आधार कार्ड से रिलेटेड अथॉरिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने साझेदारी की है। आपके ऑप्शन SpaceX के साथ, KidsX के साथ, Vivo के साथ या फिर रिलायंस के साथ। और इसका राइट आंसर, चलिए आप थोड़ा सा सोच लीजिए। इसका राइट आंसर है KidsX के साथ। ठीक है, न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और KidsX के बीच साझेदारी हुई है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने KidsX वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। उन्होंने AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के प्रमुख कार्यक्रमों में टिंकरप्रेन्योर ATL मैराथन, अटल टिंकरिंग लैब मैराथन और अन्य सम्मान ATL संबंधित चुनौतियों की मेजबानी के लिए KidX के मौजूदा प्रौद्योगिकी मंच IKI-GAI का लाभ उठाने के लिए साझेदारी की है। कार्यक्रम पूरे भारत में AIM नेटवर्क पर 1 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में कहाँ से गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, अमृतसर, नासिक या फिर आसनसोल। और इसका राइट आंसर होगा आसनसोल। ठीक है, न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने झारखंड के थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। दिसंबर 2021 में GCT नीति के प्रकाशन के बाद से
भारतीय रेलवे में यह पहला ऐसा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। मैथन विद्युत परियोजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी और विद्युत उत्पादन वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में MSME इनोवेटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है और ऑप्शन है, ये पूछना चाह रहे हैं किसने लॉन्च किया है, और आपके ऑप्शन हैं भूपेंद्र यादव ने, अमित शाह ने, स्मृति ईरानी ने या फिर नारायण राणे ने। ठीक है, तो MSME के फील्ड में है चूंकि, तो आपके ऑप्शंस राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका सॉरी मैं राइट आंसर ही बताना भूल गया, इसका राइट आंसर है नारायण राणे, क्योंकि MSME इनोवेटिव स्कीम है तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि नारायण राणे कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 10 मार्च 2022 को MSME आइडिया हैकाथन 2022 के साथ MSME इनोवेटिव स्कीम इंक्यूबेशन डिज़ाइन और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का शुभारंभ किया। यह योजना नवोन्मेषी गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगी, जिससे व्यवहार्य व्यवसाय प्रस्तावों में विचारों के विकास को सुसाध्य और मार्गदर्शन किया जा सकेगा, जिससे समाज को सीधे लाभ हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, और आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र तोमर द्वारा, जी किशन रेड्डी द्वारा, सचिन पायलट द्वारा या फिर भूपेंद्र यादव द्वारा। ठीक है, तो आप इसका आंसर सोचिए, और इसका राइट आंसर है भूपेंद्र यादव द्वारा, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। ठीक है, चूंकि भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, तो आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, उससे भी आपके कुछ क्वेश्चंस होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसलिए आप मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं आपको वो पता होना चाहिए। चलिए थोड़ी सी न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, ये आप देख सकते हो। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 9 मार्च 2022 को रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान पर प्रख्यात शिक्षाविदों और चिकित्सकों द्वारा लिखे गए 12 लेख शामिल हैं। BV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में यूनानी चिकित्सा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या फिर श्रीनगर, और इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर में। तो आयुष मंत्रालय जो है तो उसने ये सम्मेलन का आयोजन किया था, यूनानी चिकित्सा सम्मेलन का, और आयुष मंत्रालय को कौन संभालते हैं? तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। ये साथ में पोत परिवहन विभाग को भी संभालते हैं, पोत परिवहन मंत्रालय को। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 मार्च 2022 को श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सत्र में 2 यूनानी पुस्तकों का भी विमोचन हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं IIT पटना के साथ, IIT दिल्ली के साथ, IIT मद्रास के साथ या फिर IIT बॉम्बे के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं इसका राइट ऑप्शन डालना भूल गया हूँ। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है उसने समझौता किया है IIT रुड़की के साथ, इनमें से कोई भी नहीं है। आप याद रखिए IIT रुड़की के साथ भारतीय मानक ब्यूरो ने समझौता किया है। ठीक है, न्यूज़ के बारे में इसलिए जान लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो और IIT रुड़की के बीच समझौता हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो ने IIT रुड़की में BIS मानकीकरण
चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए 10 मार्च 2022 को आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन पर गतिविधियों के लिए संस्थान में BIS द्वारा स्थापित यह पहला मानकीकरण चेयर होगा। समझौता ज्ञापन मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। CCI ने हाल ही में HSBC में निवेश को मंजूरी दी है, तो कितने रुपए में दी है? 325 मिलियन आपके ऑप्शन हैं, 225 मिलियन, 281 या फिर 425, और इसका राइट आंसर है 425 मिलियन। चलिए नेक्स्ट इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो CCI ने दी HSBC के L&T निवेश की 425 मिलियन की खरीद को मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने HSBC द्वारा L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड L&T म्यूचुअल फंड के निवेश प्रबंधक के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। $425 मिलियन के सौदे से HSBC कंपनी अपनी मूल कंपनी L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड से इकाई खरीदना शामिल है। अधिग्रहण HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध है कौन? इंडिया दैट इज भारत, ऊंची उड़ान, लक्ष्य या फिर टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस थे, आपको शायद इस क्वेश्चन के बारे में पता हो, तो इसका राइट आंसर है टॉम्ब ऑफ सैंड। न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध टॉम्ब ऑफ सैंड। गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड मूल रेत समाधि से अनुवादित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध है। इसका उद्देश्य डेजी रॉकवेल ने किया है। इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। यह एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति की मृत्यु के बाद उदास रहती है। यह पहली बार है जब किसी हिंदी उपन्यास के अनुवादित पाठ को पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। इनके लिए मैंने क्वेश्चंस डिज़ाइन नहीं किए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं क्विकली। लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। मैंने आपसे बताया था कि जो राष्ट्रीय संसद युवा महोत्सव है उसको संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा अध्यक्ष जी भी। तो इसी क्रम में जो युवा खेल कार्यक्रम मंत्रालय है, अनुराग ठाकुर मंत्री, उन्होंने संबोधित किया, उपराष्ट्रपति जी ने संबोधित किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने संबोधित किया है। जनप्रतिनिधियों को विधायिकाओं की गरिमा और मर्यादा को बढ़ाने के लिए लगन के साथ कार्य करना चाहिए। ओम बिरला जी ने कहा है युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। उपभोक्ता बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की जांच परख हॉलमार्किंग केंद्रों पर करवा सकते हैं। आपको पता होगा कि जब आप सोना खरीदते हैं तो चूंकि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी अभी तक तो कि हॉलमार्किंग वाला ही सोना खरीदना है, बट अब ये बाउंडेशन हो गई है कि आपको हॉलमार्किंग वाला सोना ही खरीदना है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी अभी तक बिना मार्किंग वाला सोना है तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको सेंटर पर जाइए, हॉलमार्किंग जिन सेंटर्स पर होती है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ज्वेलर्स जो हैं वो सेट किए हैं। ठीक है, अभी वही हॉलमार्किंग करते हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हॉलमार्किंग का भी हमारे यहाँ पर इंडिया में उतना डेवलप नहीं है, तो इसलिए आप कुछ जो सिलेक्टेड हॉल सेंटर्स बनाए गए हैं हॉलमार्किंग के लिए, आप वहाँ पर जाइए और उनकी हॉलमार्किंग करवा सकते हैं। सोने के आभूषणों में 4 वस्तुओं तक की जांच 200 रुपये तक या इससे अधिक वस्तुओं के लिए लागत 45 रुपये प्रति वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो ये आप देख रखे होंगे
कि ये जो BIS का चिन्ह है ये बना होता है आपके जो भी सोने के सामान हैं उन पर, और प्लस एक कितने कैरेट का आपका सोना है ये डला रहता है, प्लस एक 6 डिजिट कोड डला हुआ होता है। ठीक है, तो ये हॉल मार्किंग है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में आपका क्वेश्चन बनाना भूल गया, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ट्राइब्स इंडिया एक बार फिर अपने होली संग्रह के लिए आकर्षक और चमकदार जनजातीय उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला लेकर आया है। ये आप देख सकते हो, ये ट्राइब्स द्वारा बनाए गए कपड़े हैं और इसके अलावा ये आप देख सकते हो अदर मटेरियल्स जो भी जाए, कुकीज़, बिस्किट वगैरह, इन सबको भी ट्राइब्स जनजातियाँ जो हैं हमारी उन समुदायों ने तैयार किया है। तो होली पर चूँकि कलर इतने खतरनाक आते हैं अब तो, इसलिए ऑर्गेनिक कलर्स को या फिर आदिवासियों द्वारा बनाए गए कलर को बैन किया जा सके, उनकी आजीविका को सुरक्षित किया जा सके, इसलिए ट्राइब्स इंडिया ने ये कार्यक्रम शुरू किया है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, आई होप हम सबको अगर सस्टेनेबिलिटी की ओर मूव करना है तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने लद्दाख में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम तथा असम में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या का शुभारंभ किया है। स्वामित्व और ULPIN को जोड़कर देश के प्रत्येक भूखंड को मिलेगा एक यूनिक भू आधार नंबर, ऐसा गिरिराज सिंह ने कहा। पैन नंबर, आधार नंबर और भू आधार मिलकर करेंगे देश में भ्रष्टाचार का खात्मा, ऐसा गिरिराज सिंह ने कहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया है। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हो प्रीवियस तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जी विजिट करने वाले हैं गुजरात में। ठीक है, तो उन्होंने गुजरात में विजिट की और उन्होंने कई सारे कार्यक्रम किए, जिसमें से एक कार्यक्रम है गुजरात में पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करना। तो आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें बापू के ग्रामीण विकास के सपने को पूरा करना चाहिए। 1.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों के एक साथ विचार विमर्श करने की सच्चाई से अधिक भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार प्रदान किए और वार्षिक प्रकाशन भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सांख्यिकी 2022-2021 का विमोचन भी किया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस होते हैं तो उसको भी लॉन्च किया। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। 21 नवोन्मेषी किसानों को मिला पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 में सम्मान। मैंने आपको कल बताया था कि पूसा में कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया था। ठीक है, तो वहीं पे उसी कार्यक्रम में 41 नवोन्मेषी किसानों को पुरस्कार दिया गया है। कृषि विज्ञान मेला में देशभर के 40,000 किसानों ने उठाया मेले का लाभ और मेले के आखिरी दिन भी देशभर के हजारों किसान इसमें शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2,221.2 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता जारी की गई। ठीक है, और 21-22 में अब तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल 31,765 करोड़ रुपए का अनुदान जारी हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन, ठीक है, ये 9-10 मार्च को मनाया गया। इसमें वर्चुअली क्लास दी गई, एनुअल NES कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेवी द्वारा इसमें ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अभिलेखागार के 132वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक अभिलेखीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये आप मीनाक्षी लेखी को देख सकते हैं। ठीक है, संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड मर्जर द जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन शीर्षक वाली प्रदर्शनी
का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आई हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।